तो कैसे आप सभी, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। फाइनली आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम थे वही खत्म हो गए और अब आपके पास टारगेट है सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम 2026 का। लेकिन उससे पहले एक एग्जाम और आपका होने वाला है जिसको हम बोलते हैं प्री बोर्ड एग्जाम। प्री बोर्ड एग्जाम पिछले वर्ष में कैसे आपसे पूछा गया था, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। और हमेशा मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि आप कोई सा भी पेपर देने जा रहे हैं उसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाया करें, चाहे वो अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, प्री बोर्ड हो या त्रिमासिक। तो अब आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होगी जनवरी में, यानी कि बस दिसंबर का महीना आपके पास है। जनवरी में आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होगी और जैसे ही प्री बोर्ड परीक्षा आपकी खत्म होगी जस्ट बाद आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 चालू हो जाएगी। यानी समय आपके पास कम है और इस कम समय में आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज हम आपके लिए प्री बोर्ड एग्जाम 2024-25 का पेपर लेके आए हैं, ताकि आपको अपने पेपर का अनुभव हो जाए कि पेपर हमारा प्री बोर्ड में किस प्रकार से आएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और आपके लिए सरप्राइज है कि अब हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन, अभी तक हमने आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिया था, लेकिन अब हम आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी देंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाए। तो प्रीवियस ईयर पेपर में हम 2025 का पेपर करेंगे, 24 का पेपर करेंगे, 23 का करेंगे और 22 का। इन सभी के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए हम पेशकश करने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो उनके लिए भी आप लोग तैयार रहें। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं, हमसे पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं ताकि आपके पास हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। हमसे पढ़ना आप सभी को कैसे लगता है एक बार कमेंट करके भी हमें जरूर अवगत कराइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं प्री बोर्ड एग्जाम 2024-25 का सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन। और आज जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 हो, 1 3 हो, जो स्वतुल्य और सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है, ऐसे संबंधों की संख्या क्या होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। आंसर फिर इसका बाद में देखेंगे। समुच्चय आपको दिया गया है a बराबर 1 2 3। आपसे बोल रहा है एक ऐसा संबंध r ज्ञात कीजिए, एक ऐसा संबंध r ज्ञात कीजिए जिसमें 1,2 हो। देखो क्या क्या बोला उसने, जिसमें 1 2 हो और 1 3 हो। तो चलिए हम ऐसा ही एक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो दो अवयव तो उसने हमें को दिए हैं दो किरमित युग्म कि भाई 1,2 होना चाहिए और 1,3 होना चाहिए। अब इसके अलावा और बाकी जो भी अवयव आ जाए इसमें वो होना चाहिए, लेकिन वो स्वतुल्य हो, सममित हो, लेकिन संक्रामक ना हो। तो देखिए आर में जो भी अवयव आएंगे बेटा वो ए क्रॉस ए से आएंगे। तो चाहे तो आप ए क्रॉस ए बना लें। ए क्रॉस ए का मतलब होता है ए का ए में मल्टीप्लाई करना, यानी 1 का 1 के साथ करेंगे, 1 का 2 के साथ करेंगे, 1 का 3 के साथ करेंगे, फिर 2 को 1 के साथ, 2 1, फिर अगला आ जाएगा आपका 2 2 एंड उसके बाद अगला आ जाएगा 2 3। ठीक है, इसी के साथ 3 1 आएगा, 3 2 आएगा और 3 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनिए। तो ये जो संबंध है इसको हमें स्वतुल्य बनाना है, सममित बनाना है। तो अभी देखना बेटा, स्वतुल्य के लिए ये ए में कितने हैं, 1 है, 2 है, 3। तो हमारे पास स्वतुल्य में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। अब ये स्वतुल्य हो गया भाई। और ये देखो 1 1 2 2 3 3 सब आपको ए क्रॉस ए में मिल जाएंगे। ये 1 1 हो गया आपका इधर, ये आपका 2 2 हो गया और ये आपका 3 3 हो गया। बात समझे, ओके। अब मेरी बात सुनो, 1,2 है तो सममित होने के लिए 2,1 होना चाहिए, तो 2,1 इसमें लिख लो, 2,1 लिख लो। दूसरा 1,3 है तो सममित होने के लिए 3,1 लिख लो। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। अब ये स्वतुल्य है, सममित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है संक्रामक, क्योंकि संक्रामक की कंडीशन है कि भाई ए का रिलेशन बी से अगर आर में मिले और बी का रिलेशन सी से आर में मिले तो ए का रिलेशन सी से ये भी आर में होना जरूरी है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई 2 का रिलेशन किससे है, 1 से है। 2 का रिलेशन किससे है, 1 से है और ये आर में दिया गया है। और 1 का रिलेशन किससे है, 3 से, और ये भी आपको आर में दिया है। देखो 2,1 आर में है, 1,3 आर में है। अब आप देखो क्या 2,3 आर में है
नहीं है भाई, 2,3 आर में नहीं है, यानी ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध है। तो एक तो ये बन गया आपका, और क्या बनेगा, एक ये पूरा का पूरा बन जाएगा। देखना आप, इसमें जो भी अवयव हैं वो सब ए क्रॉस ए से लिए गए हैं। अब ए क्रॉस ए में दो अवयव बस बन रहे हैं, एक 3,2 बन रहा है, बच रहा है, और एक क्या बच रहा है 2,3। अगर ये दोनों और ले लिए तो पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ये आर के बराबर हो जाएगा, या आर जो है वो ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक तो 3,2 बचा और 2,3। अगर हम ए क्रॉस ए ही पूरा आर के बराबर में ले लेंगे तो वो तुल्यता संबंध होता ही है। तो एक जो है आपका क्या बन जाएगा, इसमें आप 2,3 ऐड कर दो और 3,2, तो ये स्वतुल्य भी हो जाएगा और आपका संक्रामक भी सॉरी स्वतुल्य हो जाएगा और सममित हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2,3 और 3,2 इसमें ऐड करोगे तो फिर ये संक्रामक भी हो जाएगा, तो संक्रामक हमको नहीं चाहिए, इसलिए केवल और केवल एक संबंध बनेगा बच्चों। बात समझ गए? चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यदि फलन R2R fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित है तो फलन f एकैकी होगा, आच्छादी नहीं होगा, एकैकी आच्छादी होगा, आच्छादी है किंतु एकैकी नहीं, एकैकी आच्छादी दोनों ही नहीं। देखिए यहाँ पर आप देखें R2R में जब भी फलन आए fx बराबर 3x या ax या 4x 5x कुछ भी हो, वो एकैकी आच्छादी दोनों ही होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/x बराबर बाय है, तो बाय का मान क्या होगा। देखो साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में। तो y का जो भी मान होगा वो इस अंतराल के बीच में होगा और इस अंतराल के बराबर। तो देखो -π/2 लेस देन इक्वल बाय और बाय लेस देन इक्वल 2, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझे? अगला प्रश्न आप देखिएगा, यदि a बराबर ai गुणा n एक वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह में m और n का मान बराबर होता है, सी ऑप्शन सही होगा। यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो a सममित आव्यूह होगा। यदि देखो सममित आव्यूह की कंडीशन होती है कि a का अगर हम परिवर्त निकालें तो वो a के बराबर ही आ जाए, यानी इसमें a डैश बराबर है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ax का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक आप सभी को याद होना चाहिए, a की पावर x log a, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थान। तो देखो साइन एक्स क्यू का x के सापेक्ष अवकलन निकालना है बच्चों आपको। तो देखिए साइन एक्स क्यू का x के सापेक्ष अवकलन कैसे निकालोगे, d/dx साइन एक्स क्यू। तो साइन का अवकलन कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस, एक्स की जगह एक्स क्यू है तो एक्स क्यू, एक्स क्यू का खुद करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 3x वर्ग। तो आंसर हो जाएगा आपका 3x वर्ग और कॉस एक्स क्यू। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला खाली स्थान, 3x वर्ग कॉस एक्स क्यू। अगला क्वेश्चन है dy/dx बराबर साइन एक्स, अवकल समीकरण का हल क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा है इसका हल, देखिएगा dy/dx बराबर दिया हुआ है साइन एक्स और इसका आपसे पूछ रहा है हल। dy को यहीं छोड़ेंगे, साइन एक्स ऐसे ही लिखेंगे, dx को यहाँ ले आएंगे, दोनों का समाकलन करेंगे। dy का समाकलन y हो जाएगा एंड साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा y बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इसमें आप क्या लिखेंगे भाई, इसमें आप लिखेंगे y बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगला देखिए आई जे क्रॉस के देखो भाई आई डॉट जे क्रॉस के का मतलब होता है आई, तो आई डॉट आई हो गया, फिर क्या है प्लस है, फिर देखो बेटा जे डॉट, तो यहां लिखेंगे जे डॉट। अब लिखा है आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के का मतलब होता है माइनस जे, आई क्रॉस के का मतलब होता है माइनस जे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का जे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, माइनस का जे आ गया। फिर अगला देखो के आई क्रॉस जे, अब के डॉट आई क्रॉस जे का मतलब होता है के। तो देखना यहाँ पे आई डॉट आई 1 हो गया, ये जे डॉट जे 1, लेकिन माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 1 और के डॉट के 1 तो 1, 1 से 1 चला गया, आंसर कितना आएगा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1। अगला देखिए कॉस सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, जहां पे मॉड एक्स का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर दिया है कॉस और अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर जो सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स है ना, इसका मान होता है π/2।
तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, cos π/2 और इसका मान होता है 0, cos 90 का मान 0, तो आंसर क्या आएगा 0। अगला देखिए, यदि E और F यादृच्छिक परीक्षण की दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PE इंटू F का मतलब होता है PE इंटू में PF, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर भाई। अगला देखिए, दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, कोई वृत्त है उसके अंदर जितनी भी आयत बनेंगे तो जो आयत वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, अधिकतम भरेंगे। ओके, चलिए, तो ये खालिस्तान आपके कंप्लीट हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। एक बार कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे बताइएगा कि हाँ सर चीजें हमको समझ आ रही हैं। ठीक है। f(x2y) एकैकी फलन कहलाता है यदि x1 x2 बिलोंग्स टू r के लिए fx1 का मान fx2 अगर है तो x1 भी x1 x2 के बराबर होना चाहिए। देखो, अगर fx1 और fx2 बराबर हैं तो x1 x2 बराबर होंगे तो ही वो एकैकी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये बेटा रॉन्ग हो जाएगा। cos इनवर्स x का प्रांत 1 माइनस r, ये नहीं, cos इनवर्स x का प्रांत ये नहीं होता बेटा, गलत है। -1 से +1 होता है और ये क्लोज इंटरवल में रहता है। ठीक है। अगला एक, हाँ ठीक है बेटा, cos इनवर्स x का प्रांत। अगला देखिए, प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। बिल्कुल सही है, ये आपका राइट हो जाएगा। अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है। ठीक है। 4x + 6y + 5dy/dx 3x + 2y + 4 एक समघातीय अवकल समीकरण। तो ये आपका असत्य होगा। क्यों होगा देख लें आप इसको थोड़ा सा। 4x + 6y + का 5, इसको मैं जो है नेक्स्ट उस पे लिख लेता हूँ पेज पे। चलो, इसका अपन ले लेते हैं एक स्क्रीनशॉट और इसको अपन सॉल्व करेंगे एक ब्लैंक पेज पे। ये हो गया अपना क्वेश्चन और इसको हम यहाँ ले लेते हैं, अगर आ जाएगा तो। चलो, नहीं आ रहा है तो इसको अपन ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, 4x 6y + 5। देखना बेटा, 4x + 6y + 5 बराबर dy/dx बराबर है 3x 2x प्लस का 3x। अब ये थोड़ा सा गलत दिया बेटा, यहाँ 2x ना हो कि 2y है ना। 3x 2y + 4, तो यहाँ हम लिखेंगे, एक तो dy/dx दिया हुआ है यहाँ पे, dy/dx बराबर में क्या है 3x 2y है प्लस का 4। तो यहाँ से dy/dx का मान निकालो। आप dy/dx का मान निकालोगे तो ये बनेगा 3x प्लस का 2y प्लस का 4 और बटे में हो जाएगा 4x प्लस का 6y प्लस का 5। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, x की जगह आप लैम्डा x रखेंगे एंड y की जगह रखेंगे लैम्डा y। तो रखना बेटा यहाँ पे dy/dx बराबर 3 लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y प्लस 4 की जगह 4 बटे में देखना बेटा 4 x की जगह लैम्डा x 6 y की जगह लैम्डा y प्लस 5 का 5। ऊपर से लैम्डा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बेटा 3x प्लस 2y प्लस ये 4 में से लैम्डा कॉमन जाएगा तो 4/लैम्डा हो जाएगा। नीचे भी हमने लैम्डा कॉमन लिया तो यहाँ 4x बचेगा 6y बचेगा और 5 के बटे में क्या आएगा, लैम्डा आ जाएगा बेटा। ये लैम्डा से लैम्डा कट गया। अब देखो, लैम्डा से लैम्डा तो कट गया तो लैम्डा की घात हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि उसका मान 1 होता है, 1 होता है। ठीक है। अब सुनना, ये जो बचा ना अपने पास, ये अपने पास पहले जैसा नहीं बचा। पहले हमारे पास ये समीकरण था, अगर लैम्डा कॉमन लेने के बाद समीकरण हमारा ज्यों के त्यों बचता है तो वो समघातीय होगा, और ज्यों के त्यों नहीं बचता तो वो समघातीय नहीं होगा। तो ज्यों के त्यों क्यों नहीं बचा, क्योंकि यहाँ 4 के बटे में लैम्डा आ गया और यहाँ भी लैम्डा आ गया, जबकि यहाँ 4 सिंगल था, यहाँ 5 सिंगल था, तो ये समघातीय नहीं है ना। इसमें बोला है समघातीय अवकल समीकरण है, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ओके। अगला देखो, सदिश का परिमाण क्या है। देखो, सदिश के परिमाण का सूत्र होता है √a² b² + c²। तो देखना बेटा, a का मान 1 है, i का गुणांक क्या है 1, तो 1 का वर्ग, j का गुणांक -1 है, -1 का वर्ग, k का गुणांक 1 है, 1 का वर्ग। तीनों का वर्ग करोगे √3 आएगा, राइट हो जाएगा। आव्यूह के गुणन की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम पालन होता है, बिल्कुल नहीं होता, गलत होगा। अगर आपके पास a गुणा b है तो b गुणा a करोगे तो दोनों बराबर नहीं आएंगे बच्चों, याद रखिएगा। आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है।
उम्मीद है ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। मैंने स्टार्टिंग में कहा था वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सिखा कर जाऊंगा, जहां पे आपको जरूरत है समझने की वहां पे मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट से देखते हैं सही जोड़ियां। बहुत इजी सही जोड़ियां आई थी, तो फिर भी इनको फटाफट से हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाली जोड़ी मिल जाएगी आपकी बी वाले ऑप्शन से। क्यों? इसको आप टी मान लो बेटा, ठीक है, इसको आप टी मानोगे तो ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, x की पावर 10 प्लस 10x प्लस, एक मिनट रुकिएगा, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे, देखो क्या है अपने पास, यही देख लो भाई, थोड़ी सी अपने पास जगह की कमी है तो देखना बेटा। अपने पास नीचे जो है ना उसको टी मानना है, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर टी। टी माना, अवकलन करेंगे तो देखना बेटा इसका हो जाएगा 10x 9, और 10 की पावर x का, a की पावर x का क्या होता है ax, यानी कि 10x, a की पावर x यानी कि 10 की पावर x, और log e a, और यहाँ आ जाएगा dx बराबर में आ जाएगा dt, dt अपॉन dx आएगा dt का, तो dx को हम इसके गुणा में ले आए। तो देखो 10 x की पावर 9 10x log 10, और dx का मान कितना आ जाएगा आपके पास, dt आ जाएगा log 10। तो यहाँ log a की जगह अपन को क्या लिखना है 10, एक मिनट रुकना बेटा, हाँ log और a की जगह कितना आ जाएगा 10, यहाँ dx बराबर में dt। ठीक है, तो अपने पास सवाल बन जाएगा dt अपॉन t, जिसका आंसर आता है log t। तो log और t का मान ये रख दिया हमने, तो इस प्रकार से फर्स्ट नंबर की जोड़ी। बात समझ में आई बेटा? ये क्वेश्चन भी है, देखो ये वही सारे क्वेश्चन है जो आपकी आपकी एनसीईआरटी किताब में दिए गए हैं, और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी किताब में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं एक भी मत छोड़ना बेटा, ठीक है, सभी काम के हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मैं चलता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पर। देखो डी एक्स अपॉन में साइन एक्स वर्ग और कॉस एक्स वर्ग, तो यहाँ आ जाते हैं अपन, यहाँ पर अपने पास पर्याप्त जगह है। देखना बेटा, पूछा गया आपसे डी एक्स बटे में साइन वर्ग एक्स इंटू में कॉस वर्ग एक्स, कैसे करें भाई? ऊपर वन लिख लो, डी एक्स को थोड़ा दूर कर दो, क्योंकि डी एक्स के गुणा में वन कर सकते हैं अपन, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन वर्ग एक्स इंटू में कॉस वर्ग एक्स। वन की जगह बेटा आप क्या लिख सकते हो, हाँ जी, वन की जगह आप लिख सकते हो साइन वर्ग एक्स प्लस का कॉस वर्ग एक्स, वटे में जो चल रहा है उसको ऐसे ही रहने दो, साइन वर्ग एक्स प्लस का कॉस वर्ग एक्स डी एक्स, सॉरी इनटू है। तो ये जो नीचे है ना इसको हम साइन वर्ग एक्स के बटे में अलग करेंगे, इसके बटे में अलग करेंगे। अलग अलग करने में साइन से साइन कट जाएगा, एक बटे में बचेगा बेटा कॉस वर्ग एक्स, और यहाँ कॉस से कॉस कटेगा, एक बटे में बचेगा साइन वर्ग एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक वर्ग का होता है बेटा 10x, और कॉसेक का होता है माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस का आ जाएगा कॉट एक्स प्लस में सी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, देखो आंसर इसका आ जाएगा आपका सेक एक्स और माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, ये सेकंड नंबर की जोड़ी। थर्ड वाली देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में, इसका मान कैसे हम निकालेंगे? तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हम दोनों के बटे में अलग अलग लिख लेंगे, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर के बटे में हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स, इसके बटे में भी हम दोनों को लिख लेंगे अलग करके, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, अब सुनिए, यहाँ दिया हुआ dx और ये बन गया हमारा, तो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो यहाँ पर बचेगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ पर बचेगा क्या, एक बटे साइन का मतलब होता है कॉस एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड dx। सेक स्क्वायर एक्स का मतलब होता है tan x, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का मतलब होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा c। तो इसका जो आंसर है बेटा पॉजिटिव वाला हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, और फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा ये था। ठीक है, अब देखो e की पावर x 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह ई की पावर एक्स एक्स टी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ई की पावर एक्स और इंटू में एक्स, तो हम इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, एक्स की जगह क्या रहेगा ई की पावर एक्स सेक एक्स। ठीक है,
इसमें आपको क्या करना है, जो नीचे दिया है ना e की पावर x इंटू एक्स, इसको t मान के सॉल्व करोगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा बेटा, फोर्थ वाला। ठीक है, अगला देखिए, अगला ये विषम फलन है, -π/2 से +π/2 साइन क्यू एक्स है। अब देखो एफ एक्स की जगह अपने पास कितना है बेटा, एफ एक्स की जगह अपने पास लिखा हुआ है साइन क्यू एक्स, तो हम क्या क्या करते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स लेके देखते हैं, तो साइन माइनस एक्स हो जाएगा, क्यू है तो क्यू। अब देखना बेटा, माइनस एक्स एफ की जगह एफ माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स का मतलब होता है माइनस साइन एक्स, इस पे पावर 3 की है तो भी ये माइनस का ही रहेगा क्योंकि विषम संख्या की घात है, तो माइनस का साइन क्यू एक्स आ गया, यानी ये माइनस, और ये किसका मान था, एफ एक्स। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि भाई हमने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो जो हमारा एफ एक्स था वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, और जब ऐसी कंडीशन बनती है माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो विषम फलन होता है। विषम फलन का सीधा मान क्या होता है बेटा, जीरो होता है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो, और ये आपकी 5वें नंबर की जोड़ी होगी। 0 to 1 एक्स ई एक्स का मान आ जाएगा बेटा 1, ये हो जाएगी आपकी 6 नंबर की जोड़ी, और 10 का आप सभी जानते हैं log sec x, ये हो जाएगी 7 नंबर की जोड़ी। क्लियर है भाई, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बट ये है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, और आपसे पूछ रहा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा, log x dx का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो भाई log x का मान आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इंटीग्रेशन log x dx, इनटू में कोई नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं और फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हैं। फर्स्ट मान लेंगे हम log x को, तो log x रहेगा, सेकंड 1 का कर देंगे इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का करेंगे अवकलन d/dx log x, और 1 का कर देंगे इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक, तो देखो बेटा log x ऐसे ही रहेगा, इनटू में आ जाएगा x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, यहाँ देखो d/dx log x का मान होता है 1/x, इंटू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और dx, तो x से x कट जाएगा बेटा, यहाँ x को पहले लिखेंगे, log x को बाद में लिखेंगे, माइनस x से x कट गया, 1 का dx फिर से निकालेंगे, 1 का इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा x प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। तो x log x माइनस का x प्लस c आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, x log x माइनस का x प्लस c, ये x है आपका। ठीक, अगला देखें, x के सभी वास्तविक मानों के लिए न्यूनतम मान क्या होगा, तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका जो न्यूनतम मान है बेटा वो 1/3 आएगा। कैसे आएगा, उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखना बेटा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स वर्ग एंड 1 प्लस एक्स वर्ग, एफ एक्स के बराबर में आप इसको लिखेंगे और एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो अंश बटे हर लगाएंगे, इसमें हर इंटू अंश का अवकलन, हर क्या है 1 प्लस एक्स वर्ग है, अंश का अवकलन कर दो इंटू में, तो ये अंश है, इसका अवकलन करोगे तो 1 का हो जाएगा बेटा 0, माइनस एक्स का -1, एक्स वर्ग का हो जाएगा 2x, माइनस अंश, अंश का मान लिखो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स वर्ग, हर का अवकलन, हर क्या है 1 प्लस एक्स, तो 1 का हो गया 0, एक्स का हो गया 1 और एक्स वर्ग का हो जाएगा 2x। ठीक है, और बटे में जो है बेटा वो उसका वर्ग हो जाएगा, हर का वर्ग यानी 1 प्लस एक्स वर्ग का वर्ग। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का मान हमारे पास क्या आया बेटा, यहाँ से देखना बेटा, यहाँ -1 बचा और क्या बचा 2x बचा, तो देखना 2x पहले ही लिख लो, माइनस का 1 बाद में, और ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स वर्ग, यहाँ माइनस, देखना बेटा यहाँ 2x प्लस 1 बचेगा, 2x प्लस 1 बचा, और ब्रैकेट में चल रहा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स वर्ग। ठीक है भाई, ओके, और बटे में क्या चल रहा है बेटा, बटे में आ जाओ 1 प्लस का एक्स वर्ग। अब क्रांतिक बिंदु निकाल लो आप, इसके जो क्रांतिक बिंदु होंगे उन्हीं पर हम इनका मान चेक कर लेंगे। तो क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का मान रख देते हैं 0। तो देखो भाई 0 बराबर क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स की जगह 0, यहाँ लिख देना आप क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए। ठीक है, तो हमने रखा 0 बराबर 2x माइनस 1, यहाँ चल रहा है आपका 1 प्लस एक्स वर्ग माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पर चल रहा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का वर्ग,
और वटे में जो है उसका वर्ग 1 प्लस एक्स का होल वर्ग। इसका सीधा तिर्यक गुणा 0 में होगा तो बेटा 0 ही आएगा, बराबर में ये पूरा बचेगा। तो ये माइनस वाला बराबर के इस तरह पर ले आएंगे हम। 2x माइनस 1 चल रहा है, यहाँ चल रहा है 1 प्लस एक्स वर्ग, माइनस का चल रहा है 2x प्लस 1 और 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स वर्ग। इस माइनस वाले को इधर लाएंगे तो बेटा प्लस का हो जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स वर्ग, बराबर में बचेगा यहाँ 2x माइनस 1, 1 प्लस एक्स वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए दोनों का कर दो बेटा मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड तो कुछ हो नहीं रहा अपने पास, है ना। 2x का 1 में करेंगे तो 2x आएगा, 2x का माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस का 2x वर्ग आएगा, और 2x का x वर्ग में करेंगे तो 2x क्यू आएगा। 1 का 1 में 1, 1 का माइनस एक्स में x एंड 1 का x वर्ग में करेंगे तो x वर्ग, बराबर यहाँ 2x का 1 में 2x हो जाएगा, 2x का x में हो जाएगा 2x वर्ग एंड 2x का x वर्ग में हो जाएगा 2x क्यू। 1 का 1 में हो जाएगा, माइनस 1 है तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का x आएगा, माइनस का x वर्ग आएगा। ठीक है भाई, ओके। अब देखना बेटा क्या क्या कट रहा है, 2x से 2x कटेगा और 2x क्यू से 2x क्यू कटेगा, और क्या है भाई माइनस का x है, यहाँ पर भी माइनस का x है, कट जाएगा। यहाँ देखना बेटा, यहाँ 2x वर्ग है और यहाँ x वर्ग है, यहाँ माइनस का 2x वर्ग है और यहाँ प्लस का x वर्ग, तो माइनस के में से प्लस का जाएगा तो माइनस का x वर्ग बचेगा, और ये 1 बच रहा है तो प्लस में 1 बचा। यहाँ देखना बेटा 2x वर्ग में से एक x वर्ग चला जाएगा तो प्लस का बचेगा x वर्ग और माइनस का बचा 1। ठीक, इस माइनस के 1 को यहाँ ले आओ और x वर्ग को यहाँ ले आओ, तो एक 1 तो था ही ये वाला, इस माइनस 1 को यहाँ लाए तो प्लस का हो गया, यहाँ x वर्ग प्लस का पहले से था, इसको ले आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x वर्ग, यहाँ 2 हो जाएगा बेटा, यहाँ क्या बचेगा x वर्ग, 2x वर्ग, 2 से 2 कटेगा 1 बार तो x वर्ग का मान आ जाएगा 1, तो x का मान एक तो प्लस का 1 आएगा और एक माइनस का 1। ठीक है, x के दो मान आ रहे हैं +1 और -1, तो एक बार आप प्लस का 1 रख के देख लो और एक बार माइनस का 1, किस में रखोगे, जो समीकरण है fx में। fx का मान है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स वर्ग और बटे में 1 प्लस एक्स वर्ग। इन दोनों में से जिस बिंदु पर मान अधिक आए वो अधिकतम हो जाएगा, न्यूनतम आए न्यूनतम हो जाएगा, तो रख लो बेटा। एक बार हम 1 रखते हैं तो f1 का मान निकाल के देखते हैं, 1 रखोगे तो 1 माइनस 1, 1 का वर्ग 1 आएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ऊपर 1 से बन गया 1, नीचे हो गया 3। अगला एक बार आप -1 रख के देखो, तो -1 रखेंगे तो 1 माइनस माइनस -1 और यहाँ -1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, नीचे देखो बेटा 1 माइनस 1 प्लस 1, तो क्या बना, ऊपर तो +1 ऊपर हो जाएगा 3, नीचे बचेगा 1। तो मिनिमम मान पूछा है, न्यूनतम मान कितना है 1/3, किस पर आया x बराबर 1 पर, तो न्यूनतम मान इसका क्या होगा 1/3। ठीक है, आंसर क्या आएगा 1/3। देखो आंसर इसका अगर आप याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी मैंने सॉल्व करना आपको बता दिया है, लेकिन परीक्षा में आप लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि आप लोग इसको सॉल्व करने बैठ जाएं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अगर आ जाए तो सीधा 1/3 लिखना, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना। ठीक है, बाय अक्ष की दिक्कुज्याएं पूछ रहा है तो 0,1,0 होती हैं बाय अक्ष की दिक्कुज्याएं। क्लियर है भाई। अगला देखिए, अवकल समीकरण की कोटि पूछ रहा है तो देखो dy/dx दिया है और d²/dx, मैक्सिमम कितनी है, 2 बार अवकलज हुआ है तो कोटि कितनी हो जाएगी 2। सदिश ai-2j प्लस 3i6j-5 के बराबर परस्पर लंबवत हो तो a का मान, देखो कंडीशन होती है लंबवत होने की a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप a1 का मान बेटा a है और a2 का मान 3 है, तो 3 का a में करेंगे 3a आएगा, b1 का मान -2 है, b2 का मान 6, 6 दूनी हो जाएंगे -12, c1 का मान 3 है और c2 का मान -5 है, तो 3 पंजे -15 बराबर में रखो 0, क्योंकि लंबवत हैं, तो यहाँ से देखो 3a और 12 15 हो जाएगा -27 बराबर में 0, 3a बराबर आ जाएगा 27, a बराबर आ जाएगा 9, तो a का मान क्या लिखोगे बेटा 9। ठीक है, दो घटनाओं e और f के लिए यदि PE यूनियन f बराबर PE प्लस PE हो तो E और F को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई,
क्या कहते हैं, लिखिएगा स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं उसका रीजन है, बड़ा सिंपल सा रीजन है, और अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको मजा आ जाएगा कि भाई सर आपने क्या बात बताई। ठीक है, सुनना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी। देखो भाई सॉरी, स्वतंत्र नहीं, मैंने स्वतंत्र बोल दिया, अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। अपवर्जी घटनाओं का मतलब होता है कि भाई जैसे ई और एफ दो घटनाएं हैं, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, इनकी प्रायिकता 0 आती है। ठीक है, अपवर्जी घटनाओं का मतलब ये होता है। अब हम एक चीज आपको बताएं कि भाई पी ई यूनियन एफ का मान आपसे पूछ रहा है, ई यूनियन एफ, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो आपको प्रश्न में बस इतना दिया गया है, माइनस के बाद जो पी इंटरसेक्शन है, पी ई इंटरसेक्शन एफ, उसका मान तो 0 ही होगा। इसका मान 0 रखेंगे तभी तो सिर्फ ये बचेगा ना, यहाँ 0 माने इसका मान 0 है और इसका मान 0 है, तो घटनाएं कैसी हुई, अपवर्ती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, y बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स का प्रांत होता है बेटा -1 से +1। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पोर्शन हमने समझा बहुत डिटेल के साथ, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ आज की इस वीडियो से आप लोग सीखे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन डिटेल में करवाऊंगा बच्चों। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी से जय श्री राधे।